तू इस बार किस में जा रहा है? उसमें 2 साल हो गए यार, अब इसमें ट्राई करता हूँ। और भाई तेरा क्या ख्याल है? भाई मेरा तो पहला है, मैं तो इसमें जा रहा हूँ और इसकी फीस भी कम है। और भाई इसमें सिलेक्शन का वादा भी है। जब कोई नहीं है टक्कर में तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कंफ्यूज? तो अभी डाउनलोड करें करियर विला। यहाँ आपको मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ एग्जाम्स के कंपटीशन की तैयारी। जब सब मिले एक ही ऐप पे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। तो क्यों महंगी कोचिंग में पैसे बर्बाद करना? अभी डाउनलोड करें करियर विला। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी आ जाइए सारे के सारे लोग लाइव। जी हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप सारे के सारे लोग भी एकदम सुरक्षित, सेफ और एकदम ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। जी जल्दी से बताइए कहाँ तक पहुँच चुके थे, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? कंटिन्यू करते हैं फटाफट। हम पढ़ रहे थे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। उन्नीसवीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और जिसमें हम बात कर रहे थे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। या हिंदू सुधार आंदोलन। कल हम बात कर चुके थे ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के विस्तार के बारे में, इसके अलावा वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में। ये सारी की सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, आज शुरुआत करेंगे कहाँ से? आर्य समाज से। फटाफट से हेडिंग डालिए, आर्य समाज। और दोस्तों आप सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, भाई हम सब जानते हैं, इन्हें भी इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कहां पर? इन राजकोट, गुजरात। गुजरात के राजकोट में। और हम सब जानते हैं हिज एक्चुअल नेम या
इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। His actual name was मूल शंकर। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। और कहानी आपने सुनी होगी, एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर या महाशिवरात्रि के ही ओकेजन पर जब इन्होंने एक मंदिर में शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को एक चूहे के द्वारा खाते हुए देखा, तो यही दृश्य देखकर इन्होंने कहा कि हम उस भगवान की क्यों पूजा अर्चना कर रहे हैं जो भगवान खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता है, किससे? एक चूहे से। ये बहुत विवादास्पद बयान था, ये बहुत डिस्प्यूटेड बयान था। और ध्यान रखेंगे, इसी घटना के बाद हम सब जानते हैं 1845 में 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, या आप कह सकते हैं एट द एज ऑफ 21 ईयर्स इन 1845 ही लेफ्ट हिज होम। इन्होंने अपना गृह त्याग किया। और ध्यान रखेंगे, इन 1848 ही मेट विद स्वामी पूर्णानंद। 1848 में इनकी स्वामी पूर्णानंद से भेंट हुई। और ध्यान रखेंगे, वो स्वामी पूर्णानंद ही थे जिन्होंने इनका नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी पूर्णानंद के ही द्वारा इनका नाम क्या किया गया? दयानंद सरस्वती किया गया। इसके बाद इन 1861 में ही रीच्ड मथुरा। 1861 ईस्वी में ये मथुरा पहुंचे और मथुरा में ही इनकी मुलाकात एक नेत्रहीन, एक ब्लाइंड साधु से हुई जिन्हें हम जानते हैं विरजानंद स्वामी या स्वामी विरजानंद के नाम से। और ध्यान रखेंगे, मथुरा में ही इनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई थी। और स्वामी विरजानंद को ही इन्होंने अपना गुरु या टीचर बनाया। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो ध्यान रखेंगे स्वामी विरजानंद। और स्वामी विरजानंद से ही इन्होंने टीचिंग्स ऑफ वेदास या वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। और इनके शिष्य बने और इनको अपना गुरु मान लिया। और दोस्तों, आप सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया। इन्होंने कहा, गेट बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो, या गेट बैक टू द वेदास। और जब हम बात करेंगे और जब हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में, और उसमें हम वैदिक काल पढ़ेंगे या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भारत में जब 1500 बीसी में आर्यंस का आगमन हुआ या आर्यों का आगमन हुआ और उन्हीं आर्यंस के द्वारा यहाँ पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत की गई जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई। तो आर्यंस कहाँ कहाँ से आए, इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग व्यूज दिए। जहां पर दयानंद सरस्वती के द्वारा
आर्यंस को या आर्यों को कहाँ का बताया गया? ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्यंस थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। इसके बाद ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल 1875 को ही फाउंडेड आर्य समाज। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई। और कहां पर की गई हम सब जानते हैं, दैट प्लेस वॉज बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। और ध्यान रखेंगे इन 1877 he shifted its headquarter from बॉम्बे टू लाहौर। और 1877 में आर्य समाज के मुख्यालय को बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। और अगर हम आर्य समाज के बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ। और ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कहा जाता था। पंजाब और संयुक्त प्रांत में आर्य समाज को बेहद पॉपुलैरिटी मिली और यह सबसे ज्यादा यहीं पर पॉपुलर हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद वेदों की ओर लौटने का जो इनका आदर्श था, जो इनकी विचारधारा थी, उसको आगे भी कायम रखा और उसको फॉलो किया श्री अरविंद घोष ने। और ध्यान रखेंगे जो अरविंद घोष थे ये भी आर्य समाज से और दयानंद सरस्वती से बेहद प्रभावित थे। इसीलिए अरविंद घोष के द्वारा नारा दिया गया था कि फिर से वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर। ये नारा दिया गया था किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आर्य समाज था हम सब जानते हैं ये किस लिए स्थापित किया गया था, ताकि जितने भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं, जितनी भी मूर्ति पूजा होती है, बहुदेववाद होता है, अवतारवाद होता है, और जितने भी तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है, उन सारे के सारे धार्मिक क्रियाकलापों का क्या किया जाए? पुरजोर विरोध किया जाए। यहाँ पे एक आदमी लिख रहा है कि ये क्या है आर्य समाज। मेरे भाई अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो कि ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, ये एक ऐसे आंदोलन है, ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे देश में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए क्या की गई थी? बनाई गई थी। और अगर हम बात करें आर्य समाज के उद्देश्य की
तो ध्यान रखेंगे जितने भी रिलीजियस वर्क्स होते हैं या धार्मिक कर्मकांड होते हैं, इसके अलावा जितने भी धार्मिक तंत्र मंत्र होते हैं या बहुदेववाद होता है, मूर्ति पूजा होती है और अवतारवाद की जो विचार धारा होती है, इन्हीं सब का विरोध करना ही मुख्य उद्देश्य था किसका? आर्य समाज का। इसके अलावा आर्य समाज ने कुछ सामाजिक सुधारों को भी सपोर्ट किया। सामाजिक सुधार मतलब सोशल रिफॉर्म्स। और अगर हम आर्य समाज के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे सामाजिक सुधार थे जिन पर या जिनका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह प्रथा या मल्टीपल मैरिजेस सिस्टम, और विधवा पुनर्विवाह या विडो रीमैरिजेस। जो विधवा पुनर्विवाह, जो विडो रीमैरिजेस थी, उनको सपोर्ट किया गया और हमारे समाज में चल रही बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और बहुविवाह प्रथा जैसी जो यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, इसमें आप जातिवाद भी लिख सकते हैं, कास्टिज्म या कास्ट सिस्टम, जो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के रूप में क्या होता था? भेदभाव हुआ करता था। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे किसके? आर्य समाज के। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन ही कुछ लोगों के द्वारा कांच को पीसकर पिला देने के कारण ही स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान के अजमेर में हुई। और हम सब जानते हैं इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं के आदर्शों का पालन किया लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने। और हम सब जानते हैं कि 1886 ईस्वी में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा 1846 में 86 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और हम सब जानते हैं जो आज भी प्रचलित है डीएवी कॉलेज के नाम से। जब स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई तो ध्यान रखेंगे इनके दो महत्वपूर्ण जो फॉलोअर्स हुए वो लाला हंसराज और स्वामी
श्रद्धानंद हुए, लेकिन लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद के बीच में एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो स्वदेशी शिक्षा पर ही बल देना चाहते थे, लेकिन जो लाला हंसराज थे वो पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन के भी क्या थे, फॉलोवर थे। इसीलिए दोनों के बीच में मतभेद हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। तो जहां एक तरफ 1886 में लाला हंसराज ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर डीएवी कॉलेज की स्थापना की, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वहीं दूसरी तरफ 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आज भी है हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसके फाउंडर, जिसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद माने जाते हैं, और इन्होंने ही 1902 में इसकी स्थापना की थी। और एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट के ही अनुसार ये कहा गया कि दयानंद सरस्वती ही वो प्रथम भारतीय थे, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ये नारा दिया था और कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्रद्धानंद कौन थे मेरे भाई? मैंने बताया ना, स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके दो महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हुआ करते थे, एक स्वामी श्रद्धानंद और दूसरे लाला हंसराज। लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो लाला हंसराज क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन के भी प्रमोटर थे, तो उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना की और 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये बताइए डीएवी कॉलेज कहाँ है सर? अरे मेरे भाई पूरे भारत में है डीएवी कॉलेज, पूरे के पूरे भारत में डीएवी कॉलेज है। चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, और हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन वॉज स्वामी विवेकानंद। इसके संस्थापक हुए स्वामी विवेकानंद। तो अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में।
भाई हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। और आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं स्वामी विवेकानंद की ही जन्म दिवस को, इनके ही बर्थडे को हर साल 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं या नेशनल यूथ डे के रूप में। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक्चुअल नेम या वास्तविक नाम क्या था? तो हम सब जानते हैं इनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था। इनके आध्यात्मिक गुरु या इनके टीचर हम सब जानते हैं गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ये वाराणसी में पूर्वी तट पर स्थित काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। और उन्हीं को स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु बनाया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अपने गुरु के ही नाम पर स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो कलकत्ता के 12 नगर में की गई थी। अबे यार, अनुच्छेद 28 के अनुसार क्या ये पॉलिटी की क्लास चल रही है? अगर आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सारे ही के सारे लोग ही पॉलिटी भी पढ़ते हैं। तो पॉलिटी के डाउट पॉलिटी की क्लास में पूछना मेरे भाई। ये क्या तरीका होता है कि हिस्ट्री की क्लास में पॉलिटी के डाउट ले आओगे, पॉलिटी की क्लास में हिस्ट्री के डाउट ले आओगे? जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, अनुच्छेद 28 पर तेरी कहानी अटकी हुई है। जी, और ध्यान रखेंगे बाद में रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर था वो बंगाल के ही बेलूर में स्थापित किया गया या स्थानांतरित किया गया था। पहले इसकी स्थापना कलकत्ता के 12 नगर में हुई थी, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय था वो बदलकर कहाँ कर दिया गया था? बेलूर में।
इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन ध्यान रखेंगे राजस्थान में ही खेतड़ी रियासत के महाराज हुआ करते थे, जिनका नाम था कुंवर अजीत सिंह। और ध्यान रखेंगे कुंवर अजीत सिंह के ही कहने पर राजस्थान में खेतड़ी रियासत के ही एक महाराज हुआ करते थे, कुंवर अजीत सिंह। और ध्यान रखेंगे कुंवर अजीत सिंह के ही कहने पर he changed his name to विवेकानंद। इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे महाराजा कुंवर अजीत सिंह के ही खर्चे पर स्वामी विवेकानंद को या नरेंद्रनाथ को 1893 में in 1893 he went to Chicago, USA। 1893 ईस्वी में इन्हें महाराज के ही खर्चे पर अमेरिका के शिकागो जाने का मौका मिला। और हम सब जानते हैं ये शिकागो इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियन समिट, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद। और यहीं पर हम सब जानते हैं 19 सितंबर 1893 में इनके द्वारा एक स्पीच, एक भाषण दिया गया जो किस पर था? विश्व धर्म पर आधारित था। और इन्होंने ही इस भाषण में ऐसा कहा कि सारे के सारे विश्व के जो धर्म है वो एक ही पेड़, एक ही तने के शाखाओं की तरह है। कहने का मतलब सबका उद्देश्य केवल एक ईश्वर की ही प्राप्ति है, लेकिन उसको मानने के तरीके अलग अलग हैं और उसको फॉलो करने के तरीके क्या हैं? अलग अलग हैं। और हम सब जानते हैं शिकागो में दी गई इसी स्पीच से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। ध्यान रखेंगे ये 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे और वहीं पर इन 1896 और वहीं पर 1896 में ही फाउंडेड वेदांत सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे कैलिफोर्निया में 1896 में ही इन्होंने एक शांति आश्रम की स्थापना की। इसके बाद ये भारत वापस लौटे और 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बारानगर में की। और उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो
कहाँ पर बना लिया गया? बंगाल के ही बेलूर नामक स्थान पर बना लिया गया। और ध्यान रखेंगे इसका सेकंड हेडक्वार्टर 1899 ईस्वी में मायावती नामक स्थान को बनाया गया था, जो कहां पर है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का मायावती नामक स्थान इसके बाद ध्यान रखेंगे 1899 में ये अमेरिका वापस गए। अठारह सौ 1999 ईस्वी में ये अमेरिका वापस गए और 1900 में 1900 में इन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। और फाइनली दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 जुलाई 1902 में कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई। He died in Calcutta 4 जुलाई 1902। नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद लिखिए थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम H.P. ब्लावत्स्की द्वारा की गई थी। (1875) ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो मैडम H.P. ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना USA के न्यूयॉर्क में की गई। और ये जो मैडम H.P. ब्लावत्स्की थी ये रशियन मूल की महिला हुआ करती थी। ये एक रूसी महिला थी।
इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। ये एक रूसी महिला हुआ करती थी, लेकिन ध्यान रखेंगे इन 1879 शी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉम्बे। 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और 1882 में इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आडीआर नामक स्थान पर स्थापित किया, जो कहाँ के पास था? मद्रास के पास। मद्रास के समीप आडीआर नामक स्थान में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना की गई। और इसकी अन्य शाखाएं बॉम्बे, सूरत, बेंगलोर और लुधियाना में बनाई गई। बम्बई महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, बेंगलोर कर्नाटका और लुधियाना पंजाब। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1888 एनी बेसेंट joined थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1888 में एनी बेसेंट के द्वारा भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया गया। और हम सब जानते हैं जो एनी बेसेंट थी वो एक आयरिश वुमेन थी, वो एक आयरलैंड की महिला थी। इन्होंने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1888 में ज्वाइन किया और आगे चलकर इन 1907 शी बिकेम इट्स चेयरपर्सन। और 1907 में आगे चलकर ये इसकी अध्यक्ष बनी। दोस्तों हम सब जानते हैं 1898 में एनी बेसेंट के ही द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो कहां पर की गई थी? वाराणसी में। और ध्यान रखेंगे यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर 1916 में क्या बना? BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और हम सब जानते हैं जिसे यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य किसने किया? 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अमित को ब्लॉक कीजिए फटाफट से, जल्दी। अमित को जल्दी से ब्लॉक कीजिए।
1 मिनट वेट कीजिए, अभी कंटिन्यू करते हैं। जरा कुछ महान बुद्धिजीवी लोगों को ब्लॉक करा दूं पहले मैं। इसके बाद अगला लिखिए, यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। कौन थे हेनरी विवियन डेरोजियो? ध्यान रखेंगे, ही वॉज एन एंग्लो इंडियन टीचर। ही वॉज एन एंग्लो इंडियन टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज। ये हिंदू कॉलेज के एक आंग्ल भारतीय या एक एंग्लो इंडियन टीचर थे। इन्हीं के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की गई थी और जिसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ प्रेस। जिसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा उद्देश्य जमींदारों के शोषण से मुक्ति। जमींदारों के शोषण से मुक्ति और सरकारी भर्तियों में भारतीयों की उच्च पद पर नियुक्ति। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जिसकी वजह से यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट,
लिखिए लोकहितवादी मूवमेंट। लोकहितवादी आंदोलन। अबे मेरे भाइयों, अलग अलग चलो छोड़ो यार, कहानी खत्म है तुम लोगों की। दोस्तों, अगर हम बात करें वेस्टर्न इंडिया की या पश्चिमी भारत की, तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में सबसे पहले सोशल रिफॉर्म या जो समाज सुधार की शुरुआत की गई थी, समाज सुधार की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। और ध्यान रखेंगे गोपाल हरि देशमुख को ही लोक हितवादी कहा जाता था। यही लोक हितवादी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। और इन्हीं के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था अहमदाबाद से, जिसका पर्पस, जिसका उद्देश्य था टू प्रमोट विडो रीमैरिजेस इन इंडिया, जिसका उद्देश्य भारत में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। और इसी आंदोलन को लोक हितवादी आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि लोक हितवादी ही कौन कहलाते हैं, गोपाल हरि देशमुख, जो महाराष्ट्र में समाज सुधार का कार्य करने वाले सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट, अगला लिखिए परमहंस मंडली। अगला परमहंस मंडली। इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में की गई। एंड द फाउंडर वॉज आत्माराम पांडुरंग। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और इनके 3 सहयोगी थे। और ये 3 सहयोगी कौन कौन थे? पहला नाम याद रखेंगे, दादोबा पांडुरंग।
पहला नाम दादोबा पांडुरंग, दूसरा बालकृष्ण जयकर, दूसरा व्यक्ति बालकृष्ण जयकर। और तीसरा जाम्बेकर शास्त्री। 1849 में आत्माराम पांडुरंग के ही द्वारा इनके 3 सहयोगियों के साथ मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। इनके अन्य 3 सहयोगी थे दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, परमहंस मंडली का मेन उद्देश्य इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, हिंदू धर्म की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और समाज में सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित करना था। इस उद्देश्य से ही परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई थी। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, ये सारे की सारी वो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंतर्गत आती हैं या जो हिंदू सुधार आंदोलन के तहत आती हैं। और ध्यान रखेंगे, कल जब हमारी मुलाकात होगी, कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम बात करेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, हम बात करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में, जिसमें हम अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम पंजाब से कुछ होने वाले सिख आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एक पारसी आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिसमें दादा भाई नेहरू जी भी क्या होंगे, शामिल होंगे। और फिर हम बात करेंगे कुछ उन सामाजिक कुरीतियों के बारे में और उन एक्ट्स के बारे में, उन गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज के बारे में जिनके द्वारा ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो क्या की गई थी, समाप्त की गई थी। टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, कल इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के नेक्स्ट टॉपिक्स पर। चलिए जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हैव अ नाइस डे।